चलो फिर से, कितना सिंपल टॉपिक है देखो, रोटेशनल मोशन है ही क्या उस टॉपिक में, सिर्फ रोटेशनल मोशन। क्या होती है रोटेशनल मोशन? मोशन ऑफ द बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन इधर विथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और देयर सेंटर्स लाइंग अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको बोला जाता है एज ए सेंटर ऑफ मास, सॉरी रोटेशनल मोशन। पहली कंसेप्ट देखी थी रोटेशनल मोशन में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी? पटपट, हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। आई का मतलब, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, दैट इज आई इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर। कोणासाठी? पार्टिकल के सिस्टम के लिए। लेकिन अगर पूरी बॉडी अगर आपको कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दी जाती है तो उसका एम आई कैलकुलेट करेंगे बाय इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। बट उसको ज़्यादा हमें यूज ही नहीं करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं वहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देन देखा था एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? एल इक्वल्स टू आई इंटू, फिर से आई का मतलब, ओमेगा का मतलब, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था हमने, दैट वाज अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होती है रेडियस ऑफ गायरेशन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, डिनोटेड बाय के, गिवन बाय के इक्वल्स टू रूट ऑफ आई बाय एम, ऐसा यूनिट मीटर। फिर डिफरेंट बॉडीज के लिए हमने रेडियस ऑफ गायरेशन पहले से कैलकुलेट करके रखी थी। जैसे रिंग है तो के आर, डिस्क है तो आर बाय रूट 2, होलोस्फीयर है तो, सॉलिड स्फीयर है तो, रॉड है तो एल बाय रूट 12, होलो सिलेंडर है तो आर, सॉलिड सिलेंडर है तो, एंड इसके ऊपर से अकॉर्डिंग टू आई इक्वल टू एम के स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग के लिए, डिस्क के लिए, वेरी गुड, देन होलोस्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, देन रॉड के लिए। आणि हे बघितल्यानंतर आपण बघितलं की अगर नॅचरल ॲक्सिस के अबाउट एम आई निकालना है आपको, डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूले है। लेकिन अगर एक्स ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज होती है तो उसके लिए हमने दो थ्योरम पढ़े थे। पहला आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडीज। ठीक है, कोई भी बॉडी आ रही है उसके लिए एप्लीकेबल होगा, जिसके स्टेटमेंट में हमने देखा था आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर, है ना। और उसमें हमें क्या करना है, बस गिवन एक्सिस के अबाउट एम आई प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको अप्लाई करके फिर हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। रिंग का टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोलेंगे तो 2mr स्क्वायर, देन डिस्क का टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोलेंगे तो 3/2mr स्क्वायर, देन होलोस्फीयर का टेंजेंट बोलेंगे तो 5/3mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट बोलेंगे तो, वेरी गुड, एंड अगर रॉड बोलेंगे वन ऑफ इट्स एंड तो ml²/3। देन पैरेलल के बाद में देखा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या था? आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, लेकिन ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर फ्लैट, लैमिनार और 2 डायमेंशनल बॉडी जैसे कि रिंग है या फिर डिस्क है। तो रिंग के डायमीटर के अलॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, डिस्क के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर mr²/4। फिर टेंजेंट अलॉन्ग, सॉरी टेंजेंट टू द रिंग इन द प्लेन ऑफ रिंग बोलेंगे तो 3/2mr²। अगर डिस्क के टेंजेंट इन द प्लेन बोलेंगे तो 5/4mr²। हे आलं पाहिजे, अजून फॉर्म्युलेच आठवत नाही आहे, म्हणजे अजून सुरुवातच नाही केली आपण रोटेशनलला। देन ॲट द एंड देखा था टॉर्क। क्या होता है टॉर्क? मतलब टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, मतलब कौन आएगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ठीक है, एंड ये खत्म होने के बाद डिस्कशन शुरू किया था अबाउट रोलिंग मोशन। क्या होती है रोलिंग मोशन? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इन ब्रैकेट 1 + k²/r², वेलोसिटी √2gh अपॉन 1 + k²/r², एक्सेलरेशन g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। मतलब तीनों फॉर्मूले में हमें रिक्वायरमेंट थी 1 + k²/r² की, तो उसको हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था। रिंग के लिए कितना है, डिस्क के लिए 3/2, होलोस्फीयर के लिए 5/3, सॉलिड स्फीयर के लिए 7/5। ठीक है, और उसके बाद में एंड में दिखा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, देन इनिशियल एंड फाइनल विल रिमेन सेम, यानी L1 इक्वल्स टू L2, यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, एंड ये सारा पार्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट डिस्कशन शुरू आता अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी
कॉन्सेंट्रेटेड। उसमें हमने देखा कि अगर फिर से पार्टिकल की सिस्टम देंगे मतलब अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पार्टिकल को अगर प्लेस कर देंगे तो उस केस में हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट मास वाई एक्सिस, बॉटम मोस्ट मास एंड दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कोई बॉडी अगर ओरिजिन पे है तो कोऑर्डिनेट 0,0, कोई बॉडी अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस के ऊपर है तो एंड दोनों एक्सिस के ऊपर नहीं है तो क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द पॉइंट टू द बोथ एक्सिस, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस इंटरसेक्शन का पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बिकम द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट, एक्स होगा या फिर वाई होगा। एंड ये डिस्कशन अपन कर रहे थे उसमें ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर रैंडम अगर पार्टिकल की सिस्टम दी है तो एम कैसे निकालना है, एम नहीं COM कैसे निकालना है वो हमने डिस्कस किया था। और एट द एंड कल के लेक्चर के लास्ट के पार्ट में डिस्कशन शुरू कर दिया था अबाउट सेंटर ऑफ मास रिलेटेड टू कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडीज, मतलब होमोजीनियस बॉडीज, जिसमें हमने देखा था कि अगर बॉडी सिमेट्रिकल है अबाउट दो एक्सिस, बॉडी सिमेट्रिकल है अबाउट दो एक्सिस, बोथ एक्सिस, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ऐसे कहाँ पे होता है, रिंग में होता है, कहाँ पे होता है, डिस्क में होता है, कहाँ पे होता है, होलो स्फीयर में होता है, कहाँ पे होता है, सॉलिड स्फीयर में होता है, कहाँ पे होता है, स्क्वायर प्लेट में होता है, कहाँ पे होता है, रेक्टेंगुलर प्लेट में होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, सिलेंडर में होता है। तो ये सारी बॉडी सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ एक्सिस। इसलिए इन सारे बॉडीज का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर था वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ मास, यानी कि रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर में, डिस्क का सेंटर ऑफ मास, वेरी गुड, देन होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास, देन स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास, ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास, ट्रायंगुलर प्लेट का बोला था क्या, ठीक है, तो कस काय म्हणता मग, ये तो चालू द्या, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में हम कुछ नेक्स्ट कंडीशन देख रहे थे जिसमें सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर डिस्क या फिर हेमिस्फीयर था, सॉलिड हेमिस्फीयर। और उस केस में हमने देखा था कि वो बॉडी सिमेट्रिकल अबाउट ओनली वन एक्सिस, तो उस केस में कंडीशन क्या बनती है कि बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होती है उसका सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर आपको सेमी सर्कुलर रिंग बोलेंगे या फिर सेमी सर्कुलर वायर बोलेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास था, वेरी गुड, 2r अपॉन पाई, इतने डिस्टेंस पे, कहाँ से, सेंटर से, कुठं पहले ऊपर ड्रॉ किया था ना तब अलोंग वाई एक्सिस, आडवा ड्रॉ किया था तब अलोंग, कड़ा ना, ठीक है। उसके बाद में अगर वही सेमी सर्कुलर डिस्क बोली जाती है तो 4r/3 पाई, उसके बाद में अगर सॉलिड हेमिस्फीयर बोला जाता है तो 3r/8, इतने देखे थे कल, ठीक है। चलो वन सेकेंड देख लेते एक बार फिर से, जो सेंटर ऑफ मास रिलेटेड, मतलब आपको अगर पूरी बॉडी दी है जिसमें कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर केस फर्स्ट रिंग की है तो रिंग को अगर यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो ये एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए रिंग का सेंटर रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ मास। सेम केस एप्लीकेबल है फॉर डिस्क, तो डिस्क की केस में अगर इसको ऐसे कट करेंगे या फिर ऐसे कट करेंगे तो फिर से दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ मास। म्हणजे आता ह्या फिक्स बॉडीज तुम्हाला माहिती है, बट नंतर अगर बॉडी का कॉम्बिनेशन चेंज करके भी दिया, हम पहले सिमेट्री चेक करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे HS दिया जाता है, HS मतलब होलो स्फीयर, फिर से यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, इसलिए सेंटर ऑफ मास सेंटर के साथ कोइंसाइड होगा। अगर सॉलिड स्फीयर दिया जाता है तो सॉलिड स्फीयर भी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर विल रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ मास। उसके बाद में अगर सिलेंडर की बात करेंगे, और फिर सिलेंडर दोनों भी हॉलो है तो भी यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट दोनों एक्सिस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर विल रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ मास फॉर हॉलो सिलेंडर एज वेल एज सॉलिड सिलेंडर, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देन उसके बाद में अगर स्क्वायर प्लेट बोलिए, ये भी सिमेट्रिकल है तो इसका सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास, या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट बोलिए तो ये भी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ क्या होता है, कोइंसाइड होता है। कळतं का, हे क्लियर आहे सगळ्यांना आयडिया।
म्हणजे काय करणार आपण, जब आपको ऐसी बॉडी दी जाएगी जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, कंप्लीट बॉडी है, कळतं ना, कंप्लीट बॉडी है, तो उस केस में हम पहले क्या करेंगे, सिमेट्री चेक करेंगे. ईपीडी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, तो उसका मतलब दोनों सिमेट्री के एक्सिस का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो बन जाएगा सेंटर ऑफ मास. मग तिथे कॅल्क्युलेशन करायची गरजच पडणार नाही. मतलब आगे जाके बहुत सारे कैलकुलेट मतलब कॉम्बिनेशन बॉडी के आने वाले हैं. अगर आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया है कि 3 स्फीयर है, ऐसे एक दूसरे के कांटेक्ट में प्लेस किए हैं एंड इनका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या, एस नो. कसं चेक करणार, यहाँ से एक पास किया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे, यहाँ से पास किया दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे, कैलकुलेशन न करता मिळाला आपल्याला सेंटर ऑफ मास. ठीक है ना. या फिर आपको अगर कॉम्बिनेशन दिया कि ये स्फीयर है, ये भी स्फीयर है एंड ये भी स्फीयर है, ऐसे एक दूसरे के कांटेक्ट में प्लेस किए, तो है क्या सिमेट्रिकल, एक एक्सिस के अबाउट या 2 एक्सिस के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट नहीं है, वाई एक्सिस के अबाउट है, नहीं है सर. नहीं है. है क्या, अब बोलो. अब है सिमेट्रिकल अबाउट वाय एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट है क्या, म्हणजे एक्स एक्सिस कुठेही ड्रॉ केला, कुठूनही आडवं कट केलं तर तो सिमेट्रिकल होऊच शकत नाही. इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास होगा along y एक्सिस. एक्सेलेंट, वेरी गुड. ये तो कंफर्म बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास y एक्सिस के ऊपर होगा, लेकिन कहाँ पे होगा ये मालूम नहीं. फिर अपन कैलकुलेट करने के लिए x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, सिर्फ y कोऑर्डिनेट के लिए कैलकुलेशंस करेंगे. ठीक है, कसं ते हळूहळू कळेल तुम्हाला. बट ये सिमेट्री कैसी चेक करनी वो आइडिया आ रही है. देन उसके बाद में हमने कल जो बॉडी देखी थी, जैसे कि ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग बोलो, सेमी सर्कुलर वायर बोलो, ऑफ रेडियस r. आता एक्स एक्सिस कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो सिमेट्रिकल है. इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस के ऊपर होगा, कितनी हाइट पे. वही अगर डिस्क बनती है, अगर ये डिस्क हो गई तो उस केस में 4r/3π कहाँ पे, वाई एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के ऊपर. आणि जर यांना फिरवलं आडवं केलं तर कळालं ना, एवढा चेंज करून घ्यायचा. अजून फिरवलं तर वाई एक्सिस, लेकिन कौन सा, निगेटिव्ह वाला. अब निगेटिव्ह एक्सिस से काय फरक पडतो ते बघू पुढे आपण. हे तर आइडिया येते ना सिमेट्रिकली अबाउट सिंगल एक्सिस. ठीक है, उसके बाद में क्या देखा था कल, और सेमी का हेमीस्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास 3r/8, 2r/8 ला r/4 म्हणून डायरेक्ट. कब, अगर ये सॉलिड येतो एंड अगर हॉलो येतो r/2 पे, सॉलिड येतो 3r/8 एंड हॉलो येतो r/2. ठीक है, नेक्स्ट कोण आहे, हे कोण आहे, हो ते सांगतोय मी, हे कोण आहे. तो इसका सेंटर ऑफ मास h/3. वेरी गुड. पहले चेक करना पड़ेगा किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ मास y के अलोंग होगा, कितनी हाइट पे, h/3 पे. ठीक है, एंड वही अगर आपको ये क्या है, कौन है, हाँ सॉलिड कौन है. ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा h/4 पे. फक्त एक लक्षात घ्या, हम डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, बेस से. अगर याला सेंटर असतं का कोणला, अगर वर्टेक्स से बोलेंगे तो कितना होगा, करो कैलकुलेट. ये होलो कोन के लिए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स निकालना है. क्या करना होगा, h - h/3. नाही कळालं. हे बघा, हे h/3 इथं कुठं तरी येईल. ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये x है तो टोटल h था, उसमें से h/3 चला गया, कितना आता है 2h/3. एंड यहाँ पे
3h बाय एंड रॉड अगर है तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहीं पे सेंटर ऑफ मास रहेगा। पहले स्टैंडर्ड सिंपल बॉडीज देख लेते हैं, बाद में ट्रायंगुलर प्लेट भी आएगी, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आएगा, आइसोस्केल्स भी आएगा। हो गया? छापून झालं का? तेजस हो गया लिख के? 2 मिनट। ओके सर। करू राव, रिंग मध्ये ऍक्सिस रॉंग झालेत। रिंग में एवढं लक्ष असतं की नाही ते चेक करावं लागतं मला मध्ये मध्ये, फक्त तेजसचं लक्ष होतं, ये एक्स आहे ये वाय। बरं ठीक आहे, चलो हो गया क्लियर? प्रथमेश इथे समोर सेकंड बेंचवर, चल पटकन। सनी तुला नेहमी असं कोणी लागतं का गप्पा मारायला? हा, तो बसला म्हणजे गप्पा होणार, त्यात काही डाऊट नाही। मन एकदा मी नाही बोललो म्हणून। चलो फिनिश्ड। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू व्ही डब्ल्यू एक्स वाय झेड। काल विसरलो होतो मी, है ना? चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू व्ही डब्ल्यू एक्स वाय झेड। आठवावं लागतं, मध्ये मध्ये विसरतो आपण, ठीक है? तो क्या ही है बोर्ड पे? अल्फाबेट्स कितने होते हैं? आएगा 26? हाँ झाले 26, ठीक आहे? सगळ्यांना लक्षात आहे ना, विसरत नाही कोणी? ए फॉर बी फॉर सी फॉर झेड फॉर झेब्रा, असा झेब्रा जो आपण बघितलाच नाही, ठीक आहे? देन वाय फॉर एक्समस ट्री, है ना? नाही, एक्स फॉर एक्समस ट्री, ठीक आहे? वाय फॉर, हां। तर हे ABCD नाही शिकायचे आपल्याला, आपल्याला चेक करायचं आहे इनमें से कौन सा अल्फाबेट किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। चला पटपट, वन बाय वन चेक करा। पहले बोलो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस कौन कौन होंगे। चला कॅल्क्युलेट करा, एवढे हुशार नाही तुम्ही लगे बघून सांगायला। ओ एच आय एक्स, अजून कोण आहे? एवढेच आहे ना, मी एवढेच लिहिले म्हणजे एवढेच असतील। तो ये 4 अल्फाबेट से सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। अजून एखादा आहे शोधा बरं, एक आहे अजून, श्रवण शोध पटकन। एच लिहिले ना बाळा मी, याला आडवा कट कर बरं, कुठं सिमेट्रिकल दाखव मला। हाईट कमी, डोळे कमी, बसतो कोपऱ्यात। आता या प्रॉब्लेमला आम्ही काय काय करणार बेटा?
हे ओ आहे बेटा, ओ फॉर डॉग, ठीक है। चलो, ए नहीं है तेजस, ये चार छोड़ के कोई है क्या, देखा, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं सर। ई एफ जी एच घेतलाय, आय जे के एल एम एन ओ आहे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाय झेड, ओके। ये 4 अल्फाबेट्स विच आर सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। सापडा ना आता, विसरलो मी, ABCD काल पण विसरलो होतो ना। सिमेट्रिकल जी सर। अबाउट एक्स एक्सिस, बी सी ई आहेत का चेक करा, मी काही पण लिहून टाकत असतो हा, 100% विश्वास ठेवायच नाही, मी सांगितले तुम्हाला। ए आहे का, कळतं का सिमेट्री? आता हा ए आहे, हा ए आहे, याला जर इथून कट केलं तर हे मास एक्स्ट्रा आहे, हे इकडं झुकलेत, हे हवे चाललेत, आहे का सिमेट्रिकल? नाही आहे। बट बी ला असं नसतं, बी ऐसे कट किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। सी होतो, डी ई एफ नहीं होत, जी एच आई जे के होतो का? बाकी कोण नाही होत, हो इतनी ही। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, AHIM O A I चेक करा। एन 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 नहीं सर ओपन होता नहीं सर। इथून कट केला, इकडे कोण राहिलं, असा राहिला, इकडे कोण राहिलं, हे सारखे आहेत का? मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम थोड़ी है, याचं वर आहे, याचं खाली आहे ना, ऐसे नहीं चलता है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। ओ पी पी क्यू नहीं, आर एस 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 वाय, वाय तर वायच्या बाबतीत पाहिजेच आहे की नाही, ठीक है। जेड, चलो, एंड इनको छोड़ के जो बचे हुए हैं ते येडे गबाळे सगळे, ठीक है ना। सिमेट्रिकल अबाउट किसी भी एक्सिस नाही, हे बघा, या क्यूला कसं कट करा, काही फरक पडणार आहे का? ओ दोन्हीच्या अबाउट सिमेट्रिकल आहे बेटा, ठीक आहे। या ओला थोडा मोठा का दिखो आपण, हा ओ दिसत, ठीक आहे। हा क्यू काही खरं नाही आहे, झेड पण तसाच, एस पण तसाच, एन पण नालायक, ठीक आहे। उसके बाद जी पण तसाच, देन एफ भी सेम, अजून कोण आहे, जे एल 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 आर आर हाँ पी, बस बाकीचे सगळे खूप सिमेट्रिकल आहेत, ठीक आहे। चलो राइट डाउन सिमेट्रिकल और सिमेट्री ऑफ अल्फाबेट्स, खुश झाले होते लगेच, ABCD आहे का नाही? खरंच ABCD शिकवायला तुम्ही 50,000 भरणार आहे का? फिनिश्ड, छापायचं काम पहिले असतं ना आपल्याकडे, हे की नाही, बाकी घोड होऊ शकतो। चलो, सिमेट्री ऑफ अल्फाबेट्स क्लियर? यस सर। आता ही अशी ABCD लक्षात ठेवायची आपल्याला, IOHX BCD EK
AMNTUVWY. चलो, locate the center of mass. Locate, 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 locate the center of mass of the system as shown in the given diagram. इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m/2, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस भी r और इसकी लेंथ 2r. फ्रॉम O, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम O. हे दोन्ही स्पेअर सारखे आहेत बरं का. मास अँड रेडियस सेम म्हणजे ते सारखे आहेत. असं वाटू शकतं चष्मेवाल्या लोकांना की ते थोडेसे छोटे मोठे आहेत म्हणून. चलो, हो गया. लोकेट द सेंटर ऑफ मास. करा लोकेट. M/2 काय? येस. M/2 काय आहे? L/2. M/2 रॉडचं मास है. रॉड का मास m/2 है एंड दो स्पीयर दिए, उनका मास m है. ठीक है, यू हैव 2 मिनट्स. उसके ऊपर थिंक करो कैसे सॉल्व करना है. देखो, R आन्सर आहे सर. yes, what to do. R सर. आन्सर सांगताय का? सांग. R yes सर. 8R. व्हेरी गुड. 8R कुठं जाईल बेटा? तिकडं कोपऱ्यात जाईल ना. हे बघ इकडं. R sir. 2R, हे 2R, 5R तर इथपर्यंत संपतो. मी सेंटर ऑफ मास इकडे यायला पाहिजे, तिकडं कसं जाईल सेंटर ऑफ मास? चलो, अपने ऑनलाइन वाले किसका आंसर आ गया है? शंतनु. R सर. R. शिवम का R है. ओके, बर. R सबका R पे है. व्हेरी गुड. रॉंग. हे बघा, ऐकून घ्या, नका सोडू. पूर्ण चुकलं तुझं. ठीक आहे. पाय कुठून येईल त्याच्यामध्ये? 4/5. 4/5 म्हणजे 0.8. तुझं म्हणणं आहे इथंच येणार. मग हे कशाला इथे टाइमपास करायला आहेत का? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व ही नहीं किया. अब तक क्या था? पार्टिकल्स थे. अब क्या है? बॉडीज है, और बॉडीज का कॉम्बिनेशन आहे. उसको कंपाऊंड सिस्टीम भी बोला जाता है. तर अशी कंपाऊंड सिस्टीम जर दिली तर लक्षात घ्यायचं, जो कंप्लीट बॉडी आपको दी जाती है, ट्रीट इट एज ए सिंगल पार्टिकल.
कंप्लीट बॉडी को आपको क्या करना है, एक सिंगल पार्टिकल ट्रीट करना है एंड उस पार्टिकल का मास कहाँ पे होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे. म्हणजे बघा ये कंप्लीट स्फीयर है, इसको सिर्फ एक पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, इसका मास यहीं पे, स्फीयर कुछ काम का नहीं है. देन ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, रॉड के सेंटर में होगा. अगेन ये स्फीयर है, इसका भी पूरा मास कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे होगा. झाला क्वेश्चन सॉल्व आता. पूरी बॉडी को सिंगल मास कंसीडर करना है, कळालं ना. और उसका मास कहाँ पे लेंगे, ह्या कोपऱ्यात त्या कोपऱ्यात घेऊन चालणार नाही, उसका जो सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट पे लेना पड़ेगा. क्लियर. अरे हो तर म्हणा. ओके. अब यहाँ Yes, पे sir. मुझे बोलो ये m एंड m/2 में कितना डिस्टेंस होगा. इसकी टोटल लेंथ 2r है, मतलब ये लेंथ कितनी रहेगी, R. ये R. r, ये r कितना हो गया, 2R, ये भी कितना होगा. 4R, एंड जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है उसको ओरिजिन बना दो. हमें बोला था ओ के रिस्पेक्ट में कहाँ पे होगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन y एक्सिस, स्ट्रेट लाइन x एक्सिस, हो गया ओरिजिन. करा आता सॉल्व. भाई m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. सेंटर ऑफ मास का वही फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूलाच नहीं आपल्याकडे, बट ये सिंप्लीफिकेशन बस करना पड़ेगा. ठीक है. देखो y कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं बिकॉज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, तो हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट लगेगा. पहला मास ओरिजिन पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 सोडून द्या. दूसरा मास m/2 कितने डिस्टेंस पे, 2r पे, तो m/2 इंटू 2r, m/2 इंटू 2r प्लस तीसरा मास m, कितना डिस्टेंस इसका, 4r. कसं 4r, कोऑर्डिनेट घेतो म्हणजे आपण डिस्टेंस ओरिजिन पासून घेतो ना, तो यहाँ से यहाँ तक 2r प्लस 2r लेना पड़ेगा, पूरा 4r डिवाइडेड बाय मासेस की एडिशन. या दोघांची घेऊ का तिन्ही घ्यावं लागेल, सब मासेस लेने पड़ेंगे हर बार. तो m प्लस m, 2m प्लस अर्धा m, अडीच m, म्हणजेच 5/2m. ओके. चलो अब देखो ये 2 कैंसिल होंगे, mr प्लस 4mr, अरे mr प्लस 4mr 5mr. त्यालाही असं गंभीर होऊन विचार करतात काय असेल mr. ठीक आहे. 5/2m, m 5 कॅन्सल, 1/1/2. तरी पण येटार आलो होतो. श्रवण, सेंटर ऑफ मास में मास कहाँ से आएगा, तेजस तुझं रॉंग झालं की माझं. माझं सर. ओके ओके हे नाही आधीच. ठीक है ना. पहला क्वेश्चन था, आइडिया नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो गलत कर दिया, इसका मतलब अब आगे से मिस्टेक नहीं होगी. कळलं का. मतलब ये बॉडी जो थी असं काही करायची गरज नव्हती, तुम्हाला यासाठी सोडवा म्हटलं होतो. अगर सिमेट्री चेक कर ले तो पहले आंसर आ जाता. सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, तो दो एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास. कळलं का. बट इथं मेथड पण कळाली आपल्याला, नसेल तर कसं सोडवायचं. नेक्स्ट करू राव. येस सर. चलो बर्थडे कैप विथ तोंड, ऐसा एक कॉम्बिनेशन दिया है आपको. हे ऊपरचा कोण आहे, वरचा कोण आहे आणि ये कौन है. इसकी जो हाइट है वो आपको दी है 2r एंड इसकी जो रेडियस है वो दी है r. लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर दैट इज O. चला येणार नाही आय नो, बट थोडंसं वापरा डोकं, ट्राय करा, चुकलंच पाहिजे, मग आपल्याला ॲक्च्युअल करेक्ट मेथड काय ती लवकर समजेल. असं म्हणून मी तुमची स्टेटस काढतोय तुमचं आणि तुम्हाला चॅलेंज करतोय. जर तुम्हाला फरक पडत असेल तर, आणि आपण जर सदासुखी असलो, सदासुखी कोण असतं, निर्लज्ज. व्हेरी गुड. मग काही नाही, नाही येणार कुठं सोडत बसता, नाहीच येणार आहे.
मास दिया नहीं, बस क्वेश्चन में ये सर बोला मास सेम मटेरियल, दोनों को जिस मटेरियल से बनाया था मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम ऐसे जब बोलेंगे तो उनको इनडायरेक्टली बोलना होता है दोनों की डेंसिटी सेम होगी। कळालं ना तुला? मास नाही कळाला अजून आणि तू डायरेक्ट आन्सर सांगतोय। क्या बोला है? दोनों का मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम का मतलब क्या होगा? डेन्सिटी सेम। कळालं ना? व्हॉल्यूम बदलते, मास बदलतं, डेन्सिटी बदलत नाही कधी जर मटेरियल सेम असेल तर। आता हे 3 फॉर्म्युले सांगून मी तुम्हाला थोडं इनडायरेक्टली क्लिक करतोय का मास कसं काढायचं म्हणून। मास दिलेलं नाही, कसं काढणार मास? मग मास कसं काढणार? मास अपॉन वॉल्यूम। मासच माहित नाही आपल्याला, तो देखो डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या बनेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तू इकडे सनी फर्स्ट बेंचर, चल पटकन। दोन येडे जर भेटले असे एकमेकांना कसं होणार? चला, कोन का मास निकालो एंड हेमिस्फीयर का मास निकालो। फर्स्ट बेंच सनी, चलो निकालो मास, निकालो मास तर काढा। सेंटर ऑफ मास मी कॅल्क्युलेट करून देतो। हे येणं गरजेचं आहे, मास कॅल्क्युलेट करणं आहे श्रवण। हे आलं की इथून पुढचे जे क्वेश्चन्स येणार आहेत त्यामध्ये आपल्याला असा स्पेअर घ्यायचा आहे, त्यामधून छोटा स्पेअर कट करून बाहेर काढायचा आहे, मग सेंटर ऑफ मास कुठं जाईल ते लोकेट करायचं आहे। आणि तशा क्वेश्चनसाठी हा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे। ट्राय करा, कॉमन पास एकदम सिंपल आहे, चिल्लर आहे। इकडे आलो तुझं पाणी सर, वेरी गुड। पहले मुझे बोलो, हम मास निकालेंगे कोन का, तो कोन का जो मास है उसको अपन m सफिक्स c कंसीडर कर रहे हैं। तो मास निकालने के लिए फॉर्मूला बोला है मैंने, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कोन की वॉल्यूम क्या है? कोनला पण वॉल्यूम असते। हाँ, कोई है क्या कोन की वॉल्यूम बोलने वाला? शिवम, तेजस, श्रवण, यशवंत, ईश्वरी, ऐश्वर्या, शंतनु, चलो कमन फास्ट। कोन की वॉल्यूम, वॉल्यूम की कोन नहीं, पाई आर स्क्वेयर एच। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलंट। रॉंग आन्सर, बट तू दिलं ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे बेटा। सर अपॉन 3 पायर स्क्वेअर शिवम, अपॉन 3 तेजस, पायर स्क्वेअर एच अपॉन 3 पाई आर स्क्वेयर एच अपॉन 3 3। वेरी गुड। माहिती आहे तुला? माहिती असेल तर सांग ना। कोन की वॉल्यूम क्या है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वेयर एच का 2/3 ऑफ पाई आर स्क्वेयर एच? 2/3 ऑफ पाई आर स्क्वेयर एच क्या है? 1/3 क्या 2/3? तेजस, 1/3 शिवम, 1/3 1/3 राइट ऑन। 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। तो क्या बनेगा इसका मास? डेंसिटी इंटू 1/3 इंटू पाई, ये रेडियस सेम है, आर स्क्वेयर इंटू एच। एच कितना दिया है? 2r। इसका मतलब कोन का मास कितना आ रहा है? 2/3 ऑफ पाई आर का क्यूब इंटू रो। याला आपण स्मॉल एम असं म्हणू थोड्या वेळासाठी। कळलं? काहीच नवीन नाही केलं आपण। हे तुमचे 9-10चाच कोणता टॉपिक होता? व्हेरी गुड। त्याच्यामध्येच कोणची व्हॉल्यूम होती तीच आपण इथं पुट केली आहे, डेन्सिटीने मल्टिप्लाय केलं होतं, फक्त हे 2 इथं होतं म्हणून 2/3 असं लिहिलंय। क्लियर इथपर्यंत? सेम प्रोसेस रिपीट होगी फॉर हेमिस्फीयर का मास। अब हेमिस्फीयर का मास है तो उसको mh बोल देते, डेंसिटी तो सेम रहेगा। अब हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी? पूरा स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, आधा कट करके निकाल लिया तो वॉल्यूम भी आधी हो जाएगी। मतलब 4/3 का आधा मतलब 2/3 पाई आर का क्यूब, यानी ये भी कितना आ रहा है? 2/3 ऑफ पाई आर का क्यूब इंटू रो, जिसको अपन पहले से स्मॉल एम बोल रहे हैं। यानी दोनों बॉडीज का मास क्या है? इक्वल
इक्वल आहे, दिला नव्हता, आपण कॅल्क्युलेट करून तो इक्वल आलेला आहे. इसका मास भी स्मॉल एम, इसका मास भी स्मॉल एम. कळालं? एवढं लिहून घ्या. अभी धीरे धीरे रोटेशनल में एंटर कर रहे हैं अपन. कशाची ॲडिशन करतो? नहीं, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला एक ही है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? दोनों के अबाउट नहीं है, वाई ओनली y के अबाउट है. इसका मतलब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा. तो करो अब y कैलकुलेट. दोनों का मास तो सेम आ गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. करो अब याला. चलो अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके लिए फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये फॉर्मूला तर 4 दिवसापासून बघतोय आपण. क्लियर आहे? अब m1 मालूम है हमें, कितना है m1 m, m2 भी मालूम है m, पण मी तो y घेतले तर ऋषिकेश सांग ना, हे y1 y2 असतात म्हणून. अब y1 एंड y2 कितना लेना है? ये ओरिजिन हो गया हमारा, बोला था सेंटर से निकालो. तो y1 कितना लूँ फिर? 0. तेजस, श्रवण, माइनस आर आई आपलं 0 कुठं ना कसं डोका लावता तुम्ही? माइनस आर सर हां बोलो आन्सर. माइनस आर माइनस आर. ये हेमिस्फीयर सॉलिड है. y1 मतलब कोन का सेंटर ऑफ मास. हमने डिसाइड क्या किया है, इन बॉडी को निकाल लेंगे. ये बनेगा कोन का मास, ये बनेगा हेमिस्फीयर का मास, ये बन गया बीच में ओरिजिन. तो ये ओरिजिन से कितने हाइट पे होता है अगर ये कोन भी सॉलिड है तो? टोटल हाइट है येड्या गबाड्या. सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से कितने हाइट पे था? आता लिहिला होता फॉर्म्युला h/4. कितना? h/4. आठवतोय का? नहीं तो बघा नोटबुक मध्ये. h कितना है? 2r. ये क्या बनेगा फिर? y1 इक्वल्स टू 2r/4. मतलब कितना होगा ये डिस्टेंस? r/2. कळलं का? देन यहां से सेंटर से हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे? तो पण फॉर्म्युला होता 3r/8. अरे तुम्हाला 15 मिनिटापूर्वीच आठवत नाही बाळांनो, कशी डॉक्टर होऊन तुम्ही ट्रीटमेंट करणार? 3r/8. 5 मिनट. 3r/8. तो डिनोमिनेटर में कितना होगा ये? 3r/8. अब ये 3r/8 मतलब कौन है? y2. r/2 मतलब कौन है? y1. कळलं? आता करा कॅल्क्युलेट सेंटर ऑफ मास. तेजस हो रहा है क्लियर? शिवम? यस सर. चलो करो फिर y फॉर सेंटीमीटर क्लियर कैलकुलेट. तेजस हो गया कैलकुलेशन? सर चालू है. नहीं. चलो कंडिशन क्या होगी देखो. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कॅल्क्युलेट कर रहे. काही लोक शांत बसले तिथं आरामशीर सगळे येणार आहे, डोक्याला त्रास करून घेता. यम कितना था? यम ही था. y1 कितना है?
y1 कितना है r/2, तो ये mr/2 हो गया, प्लस m इंटू y2 कितना है 3r/8 है। तेजस कितना आहे y2? व्यवस्थित बघा, खरंच 3r आहे का? 3r/8 थोड़ा अजून -3r/8 है, क्योंकि ओरिजिन के नीचे जो y एक्सिस आता है उसकी मार्किंग निगेटिव होती है। तो कितना है y2 -3r/8, आणि इथंच सनी चुकला, डिनॉमिनेटर में मासेस की ॲडिशन m + m 2m। आता बघा mr/2 ॲज इट इज, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3/8 mr डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m, मास मास कॉमन लेके कैंसिल करो, क्या बचा r/2 - 3/8। आता ही सबट्रैक्शन येत नसेल तुम्हाला बोर्डर बघा, 1/2 - 3/8 है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 1 4 - 3, तो कितना आ रहा है ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी r/16। कसं, ये 1/8 आता है एंड ये पहले से डिनोमिनेटर में 2 है, 1/8 इंटू 1/2 1/16, 1 इंटू r था तो ये बना r/16। अब ये r/16 आ गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इधर था या इधर था, इधर था, खाली का वर वाय वर। निगेटिव्ह आ रहा है, निगेटिव्ह आता तो कळालं ना, हो गया, एवढं सोपं आहे। चलो नेक्स्ट, टू एम माइनस फोर आर नहीं किया ना बेटा कहीं पे। शिवम क्लियर? हो तेजस, Yes, sir. श्रवण, ओके। Yes. चलो नेक्स्ट, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द गिवन डायग्राम। दो रॉड है, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l, दोनों की भी लेंथ l है एंड दोनों का भी मास m है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास। परत तेज कंपाउंड बॉडीज दिख गई, हमारा काम क्या है, बॉडी को हटा दो और वहाँ पे पॉइंट मास को लेके आओ। अगर ये रॉड है तो हमें मालूम है इसका पूरा मास एक ही पॉइंट पे फोकस्ड है, ये पॉइंट यहाँ पे है। देन सेम इस केस में ये रॉड की अगर सिचुएशन देखेंगे तो ये भी सेंटर में है, तो ये लेफ्ट मोस्ट मास y एक्सिस, बॉटम मोस्ट मास x एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे, वो बन गया। आता हे डिस्टन्स किती आहे l/2, L/2. हे डिस्टन्स किती आहे, याचा मास m, याचा मास m। लोकेट द सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट एंड y वो भी l/4। क्या होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, असं येईल ना, दोन मासेस है, फिर से m x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ये पहला वाला मास x एक्सिस के ऊपर है, उसका कोऑर्डिनेट l/2, y कोऑर्डिनेट 0, इसका 0, ये l/2, तो m इंटू l/2 m l/2 प्लस 0 है इंटू 1/2 ऑफ m कैंसल, मतलब ये आ रहा है l/4। सेम प्रोसेस फॉर y कोऑर्डिनेट, क्या होगा m l/2 इंटू 1/2 m कैंसल, मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए y कोऑर्डिनेट मिल रहा है l/4। ठीक है, क्या ये एच नहीं है, एक कॉम्बिनेशन है तीन रॉड का, ईच ऑफ लेंथ l एंड मास m, सबका मास सेम है, सबकी लेंथ सेम है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास। कहाँ से लोकेट करना है, पॉइंट O से,
सर y0 हाँ y0 फिर से बोल बेटा. y0 y0 व्हेरी गुड. अँड x फाइंड करता हूँ. एवढा वेळ. तेजस थोड़ा रॉन्ग हो रहा है. श्रवण करेक्ट है बेटा. तेजस फिर से सॉल्व कर. पायल डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर. L by 3 sir. एल बाय 6 नाही. 3. एल बाय 3 नाही. व्हेरी गुड. एवढा वेळ लागला तुला कळायला. हो देखो सबसे पहले सिमेट्री चेक करो. इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस. संपला विषय. यानी पूरे सिस्टीम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आपल्याला इथून विचारलेला आहे. या दोघांचं डिस्टन्स किती असतं L/2 अकॉर्डिंग टू सिमेट्री. अँड अगर सिमेट्री नाहीच आठवली तर पहले रॉड का सेंटर ऑफ मास, दूसरे रॉड का सेंटर ऑफ मास, तीसरे रॉड का सेंटर ऑफ मास. तीनों अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. लेफ्ट मोस्ट मास वाई एक्सिस, बॉटम मोस्ट मास एक्स एक्सिस. तो ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/2. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये m इंटू 0 0, m इंटू L/2 mL/2, m इंटू L कारण हे इथून इथपर्यंत L होईल डिवाइडेड बाय 3m. mL/2 प्लस mL 3 mL/2 इंटू 1/3m. 3 mm कॅन्सल. L/2 इज द आन्सर. नाहीच आठवलं तसं तर असं सोल्युशन. ठीक है. सो ये था बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटेड टू कंपाउंड बॉडीज. रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर. ठीक है. जितने एग्जांपल्स हुए हैं उसको सॉल्व करो.